भारत के संविधान के आर्टिकल 105 और 194 हमारे देश के सांसद मतलब कि एमपी और हमारे देश के विधायक मतलब कि एमएलए इनको ये ताकत देते थे कि अगर ये किसी भी तरीके के करप्शन और ब्राइबरी में इंडल्ज होंगे, किसी से भी कोई पैसा लेके संसद में क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी स्पीच देंगे या पैसा लेके वोटिंग करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत इनको कोर्ट तक नहीं घसीट सकती। इन पे किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा और इसे कहते थे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन आर्टिकल के अंतर्गत इन सांसदों और विधायकों को इसलिए दी गई थी ताकि ये निर्भय होकर क्वेश्चन पूछ पाए, निर्भय होकर अपनी स्पीच दे पाए और बिना किसी डर के वोटिंग कर पाए। इनको ये डर ना हो कि इनके किसी भी क्वेश्चन पूछने से, स्पीच देने से, फेयर मैनर में और वोटिंग करने से इन पे कोई भी केस चलेगा जुडिशरी में। मगर जब इनको ये बात पता चली तो इन्होंने ये सोचा कि जब जुडिशरी हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती तो क्यों ना हम ब्राइबरी करें, क्यों ना हम करप्शन में इंडल्ज हो, क्यों ना हम लोगों से पैसा लेके संसद में सवाल पूछें, अपनी स्पीच दें और वोटिंग करें। और यही शुरू हुआ। और 1998 में जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया तो उन्होंने भी इन दोनों आर्टिकल का हवाला देते हुए 3-2 की मेजॉरिटी में ये कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन सांसदों और इन विधायकों को हम कोई भी सजा नहीं दे सकते, हम इन पे किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को नहीं चला सकते। और जब बाकी एमएलएज और एमपीज को भी फिर ये बात पता चली तो मासिव लेवल पे करप्शन होना शुरू हुआ, जो आज तक हो रहा है। मगर अब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसका ही 25 साल पुराना जजमेंट ओवरटर्न कर दिया है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम अब अपनी वोट, स्पीच को पैसे लेके दोगे तो हम तुम पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाएंगे। इसका मतलब अब तुम दबा के जो करप्शन और ब्राइबरी में इंडल्ज हो वो तुम नहीं कर पाओगे। इस कहानी में 1998 में क्या हुआ और अभी करेंटली टॉप कोर्ट ने जो प्रिविलेज मिलती है लेजिस्लेटर्स को उसे किस तरीके से इंटरप्रीट किया, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं 1998 के बारे में। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडे को डिसीजन ओवरटर्न किया है वो 1998 के जजमेंट को ही ओवरटर्न किया है, जहां पे 3-2 मेजॉरिटी में, जैसा मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेचर्स को इम्यून रखा गया था फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अगर वो ब्राइब लेते हैं तो भी, अगर वो हाउस में वोट डालते हैं पैसा लेके तो भी। इसके पीछे की रीजनिंग क्या थी? इसके पीछे की रीजनिंग ये थी कि 1993 में जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी उस समय इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे देश में चल रही थी। आप सब जानते हो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। इस समय पे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी के द्वारा। अब आप जानते हो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ता, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी से 13 लोग कम थे, 528 मेंबर लोकसभा में। मगर यहां पे उन्होंने पैसे दे के, किसको पैसे दिए? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के एमपीस को उन्होंने पैसा दिया और अपने फेवर में वोट पड़वा लिए। तो फाइनली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को 1996 में यह बात पता चली और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन को खोल दिया। सीबीआई ने केसेस को रजिस्टर किया अगेंस्ट 6 जन झारखंड मुक्ति मोर्चा एमपीस, उनको ब्राइब लेने के लिए अक्यूज किया और यह बात पहुंच गई कोर्ट तक। अब कोर्ट ने जो चार्जेस लगाए गए थे प्रधानमंत्री और बाकी लोगों पे, उनको क्वैश करने से मना कर दिया कि नहीं, ये चार्जेस सही हैं। तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना था कि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और 194 क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या एमपी और एमएलए अगर ब्राइब और करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ये सिद्ध हो जाता है, उसके बाद भी क्या जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्या उन पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकती? तो उन्होंने ये पाया कि हाँ,
हमारे पास ये ताकत ही नहीं है, मतलब जुडिशरी ये बोल रही है कि हमारे पास ताकत ही नहीं है, भले ही हमें पता चल जाए कि पैसे लेके वोटिंग करिए, कि हम उन पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर पाएं। तो आप ये सोच के देखो कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति किसी करप्शन या ब्राइब के केस में इंडल्ज पाया जाता है, कोई ब्यूरोक्रेट, तो उसे कितनी हार्श पनिशमेंट हमारी जुडिशरी देती है। मगर यहाँ पे दे वर फीलिंग हेल्पलेस। उसके पीछे उन्होंने रीजनिंग ये दी कि आर्टिकल 105 जो है हमारे संविधान का, ये कहता है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof। तो इस कारण से हम इनके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। मगर अभी के जजेस ने ये डिसेंट शोकेस किया है इस डिसीजन के अगेंस्ट। क्यों? इसको बहुत ध्यान से समझना, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रीजनिंग है जिसको आप अपने आंसर में जरूर कोट करके आना। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने डिसीजन को ओवरटर्न किया है, उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो इम्यूनिटी प्रोसिक्यूशन से मिल रही है एमपीज और एमएलएस को फॉर ब्राइबरी चार्जेस, अगर ये चीज कंटिन्यू होती है तो हम हमारे देश के लेजिस्लेचर्स को रूल ऑफ लॉ के ऊपर बैठा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी इम्यूनिटी मिलती है कि वो किसी भी गलत एक्ट को जो हमारे लॉ के अगेंस्ट है वो कर पा रहा है और लॉ उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो आपने उस व्यक्ति को रूल ऑफ लॉ के ऊपर बैठा दिया। और हमारे देश में रूल ऑफ लॉ से ऊपर कोई नहीं है। इस कारण से यह बोला गया कि अगर हम इन्हें ये राइट देते हैं, ये हक देते हैं कि आप पैसे लेके भी वोट डाल सकते हो, तो एक तरीके से हम इन्हें लाइसेंस दे रहे हैं कि आप ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाओ। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं हमारे सामने, जहां पे इंटरप्रीट किया जा रहा है एमपीज और एमएलएस की प्रिविलेजेस को विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रोवाइड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन द यूके। जहां पे हमारे जजेस ने ये रीजनिंग दी है कि इंडिया डज नॉट हैव एंशिएंट एंड अनडाउटेड राइट्स वेस्टेड आफ्टर स्ट्रगल बिटवीन पार्लियामेंट एंड द किंग। हमारे यहाँ पे किसी स्ट्रगल के बाद बिटवीन पार्लियामेंट एंड द किंग, मतलब कि हमारे देश में प्रेसिडेंट, ऐसे अनडाउटेड राइट्स वेस्ट नहीं किए गए हैं हमारी संसद में। तो कॉलोनियल टाइम में भी भारत में ये जो राइट्स उनको मिलते थे वो किसी स्टैच्यूट के थ्रू ही मिलते थे, और ये स्टैच्यूट ट्रांजिशन हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज में जब हमने हमारा संविधान बना लिया। और कोर्ट ने इसी चीज को साइड करते हुए ये रीजनिंग दी कि अगर हम इन प्रिविलेजेस को इंटरप्रेट करें विद द लार्जर आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स संविधान में प्रोविजंस को डाल के गए हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि इसके दो कंपोनेंट है। पहला तो ये कि हाउस एक कलेक्टिव ताकत रखता है जिसको वो कलेक्टिवली एक्सरसाइज करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मेंबर कंटेम्प्ट करता है उस हाउस के रूल्स रेगुलेशंस का, तो उसके पास ताकत होती है उस हाउस के पास उसे पनिश करने की। तो ये जो ताकत है उस हाउस के पास में, ये ताकत दर्शाती है कि उसके पास ताकत है कि वो अपने ओन अफेयर्स को कंडक्ट कर सकता है। और वहीं दूसरी जो ताकत है वो है इंडिविजुअल राइट्स की, मतलब एक मेंबर की, कि मैं फ्री होके कुछ भी बोल सकता हूं, कुछ भी वोट डाल सकता हूं। मगर जजेस ने कहा कि ये वाली जो सेकंड ताकत है इंडिविजुअल राइट्स की, इसको एक टेस्ट से पास होना पड़ेगा, और उस टेस्ट का नाम दिया नेसेसिटी टेस्ट। इस नेसेसिटी टेस्ट का ये मतलब है कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए अपनी प्रिविलेज को ले रहा है, तो वो प्रिविलेज का एसेंस ये है कि उस प्रिविलेज को लिए बिना वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर सकता, बस यही प्रिविलेज कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि उसे फ्री स्पीच, फ्री वोटिंग के लिए किसी भी तरीके की ब्राइब लेना नेसेसिटी नहीं है। वो बिना ब्राइब या बिना करप्शन करे भी अपनी स्पीच दे सकता है और अपनी वोटिंग को कर सकता है। और क्योंकि ये ब्राइब और करप्शन इस नेसेसिटी टेस्ट को फेल हो जाएगा, तो इस कारण से अगर वो ये चीजें करता है तो कोर्ट मान लेगी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए अपनी प्रिविलेज को एक्सरसाइज करते हुए इस नेसेसिटी टेस्ट में फेल हो गया और उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर पाएगी। साथ ही यहां पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ पार्लियामेंट्री एथिक्स होते हैं, और हमारी कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा जो संविधान है इट एनविजन्स प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ।
जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को फॉलो करनी चाहिए। साथ ही जो करप्शन और ब्राइबरी है विच इज डन बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, अगर हम इसे अलाउ करते हैं तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को ही हिला देगा, क्योंकि जो हमारे आइडल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो जितने एस्पिरेशनल हैं, वो जिस तरीके का गवर्नेंस सिस्टम हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो जो ताकत देना चाहते हैं जनता को, वो तो डिप्राइव कर देगा लेजिस्लेचर्स को ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और साथ ही ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन देखा जाएगा, क्योंकि एक इलेजिटिमेट क्लास को बना रहा है पब्लिक सर्वेंट की, जिसको आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेक्शन दी हुई है जो नॉर्मल व्यक्ति के पास नहीं है। तो क्या कोर्ट पनिश कर सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को? तो इस पर हमारी जुडिशरी का कहना है कि देखो, पार्लियामेंट के पास खुद के पास भी ये ताकत है कि वो अगर हाउस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई मेंबर वायलेट कर रहा है तो उसे पनिश कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरीके की पनिशमेंट्स आती हैं, जैसे सस्पेंड कर देना। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस के बहुत सारे एमपीज को सस्पेंड कर दिया था, भगा दिया था हाउस से। इवन आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के पास ताकत है कि वो जेल टर्म भी सेंटेंस कर सकती है किसी मेंबर को। और पार्लियामेंट अगर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रही है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है और प्रोसिक्यूशन है और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और प्रोसिक्यूशन है, उनका जुरिस्डिक्शन अलग है, और वो दोनों अपने अपने जुरिस्डिक्शन में जो ये लॉ मेकर्स हैं इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चला सकती हैं, क्योंकि जो पनिशमेंट का पर्पस है हाउस का और जुडिशरी का वो अलग है। जैसे आप हाउस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से देखोगे और हम उन्हें, जो हमारे यहां पहले आईपीसी सीआरपीसी में उन्हीं को रेफर करता हूं अभी ताकि आप इसको समझ पाओ अच्छे से, हम उनको रेफर करेंगे। तो अगर वो उस तरीके की ब्राइबरी में हमें इन्वॉल्व दिखे तो हम उन पे क्रिमिनल ट्रायल उन चीजों के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो आप अपने हाउस के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाओ, हम अपने आईपीसी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलाएंगे। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो पनिशमेंट देने का पर्पज है वो हाउस का अलग है और जुडिशरी का अलग है। तो ये जो ब्राइबरी का इशू है ये कोई एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है हाउस का, कि अगर कोई एमपी या एमएलए ब्राइब ले रहा है, करप्शन में इन्वॉल्व है, तो सिर्फ हाउस ही उसको देख पाएगा, उसको पनिश कर पाएगा, उस पर एक्शन ले पाएगा। हाउस का जो पर्पस है वो अलग है, और अगर कोई मेंबर ब्राइब और करप्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी हकदार है जो जुडिशरी की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक हो गई लेजिस्लेचर की जुरिस्डिक्शन और एक हो गई जुडिशरी की जुरिस्डिक्शन, ये दोनों अलग हैं, और इस कारण से हम भी प्रोसिक्यूट करेंगे और आप भी प्रोसिक्यूट करो। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अपने ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ओवरटर्न करके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की एक इनिशिएटिव उठाई। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से राइट टू इक्वालिटी हैम्पर ना हो, जहां पे आप एक ऐसी इलाइट क्लास जिसे लोगों ने ही चुन के भेजा है उसे क्रिएट ना कर पाओ, उसके खिलाफ भी जुडिशरी ने एक इनिशिएशन लिया। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनके इथोस और उनके एस्पिरेशंस को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बचाया। तो उम्मीद करूंगा कि इस पूरे इशू को मैं बहुत ही ल्यूसिड मैनर में आप लोगों तक पहुंचा पाया। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon with a different topic. Till then, keep shining. Have a good day.